तो चलिए फ्रेंड, आज आपकी जो है पाइथन की पहली क्लास होगी जो कि होगी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन की, जो कि आपके जुलाई और अगस्त में होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है डेट शीट के अनुसार आपके जो एमसीक्यू के एग्ज़ाम होंगे वो आपके अगस्त में होंगे। ठीक है, और तैयारी आपको फटाफट अभी से स्टार्ट कर देनी है, और जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं चैनल के। तो उसके लिए आपको चैनल पे आना है, होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 की वीडियोस मिल जाएंगी, M1, M2, M3, M4 मॉड्यूल की, और ओ लेवल जुलाई 2024 MCQs M1, M2, M3, M4 मॉड्यूल की यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल क्लास हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, इसको बिल्कुल भी देखना ना भूले, 100% यहीं से आपका 90% पेपर आउट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज, हम आपके लिए MCQs लेके आए हैं। ठीक है, तो M3R5 की ये पहली क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, M3R5 की क्लास नंबर 1 होगी, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर के एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हर एक वीडियोस में आपको 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएं, जिससे कि आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और साथ ही इसके MCQs PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ओ लेवल MCQs, तो यहाँ पे पाइथन के MCQs यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर आए उनके सेट पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे MCQs हैं, मोर देन 10,000 प्लस MCQs आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ओपन करना है इसलिए इसी में आपके MCQs रहेंगे, साथ ही इसमें इसके आंसर रहेंगे, इसलिए आप इसको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो फ्लो चार्ट बेस पे है। तो पहला MCQ देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और इसी में आप लोग अपने आंसर भी नीचे लिख सकते हैं ABCD के माध्यम से। लाइव क्लास आपकी चलेगी और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है M3R5 का, लिखा गया है मैक्रो फ्लो चार्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज। अब आपके जो फ्लो चार्ट होते हैं वो आपके दो प्रकार से हम कह सकते हैं होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका मिनी फ्लो चार्ट। ठीक है, एक मिनी फ्लो चार्ट आपका होता है, एक होता है आपका मैक्रो फ्लो चार्ट। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनी एंड फ्लो चार्ट, अगर हम आपको यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन बताएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रो एंड मिनी फ्लो चार्ट का एग्जांपल आपको दिया गया है। तो ये देखिए मैक्रो फ्लो चार्ट का एग्जांपल आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है, और एक साइड में आपको देखिए यहाँ पे मिनी फ्लो चार्ट का एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो डिटेल व्यूज़ में अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे मिनी फ्लो चार्ट हो जाता है, और उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए किया गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो फ्लो चार्ट की तो आप देख सकते हैं सिंपल वे में यहाँ पे स्टार्ट और एंड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिंपल सा मेजर डिफरेंट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्रो फ्लो चार्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो मैक्रो यानी कि छोटा है। ठीक है, छोटा यानी कि लेस, कितना और छोटा हो सकता है, तो लेस यहाँ पे है। ठीक है, देखिए लेस यानी कि कम होता है आपका, लेस डिटेल फ्लो चार्ट, इसका ऑप्शन बन जाएगा नंबर बी। अब ABCD इसमें नहीं लिखा है हमने, तो आप देख लीजिएगा ABCD 4 प्रकार के ऑप्शन हैं, तो ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका C है, और नन ऑफ द अबव ये आपका D है। तो इस प्रकार से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेस डिटेल फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% रिपीटेबल है, 100% आपका रिपीट होता है, किसी ना किसी बैच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो GUI, G से होता है आपका ग्राफिकल, U से होता है ग्राफिक, कोई ग्राफिक्स है तो उसका कोई यूज़र होगा। ठीक है, और यूज़र है तो उसका कोई इंटरफेस होगा जहाँ पे ग्राफिक इंस्टॉल की जाएगी, या यहाँ जहाँ पे ये इसको यूज़ किया जाएगा। तो GUI का फुल फॉर्म हो जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिक्स इनपुट यूनिट लिखा है। ठीक है, ग्राफिक्स ग्राफ अंडर इंस्ट्रक्शन, तो ये देखिए नए क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं जिसका कोई मतलब मीनिंग नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, लिखा गया है टर्मिनल सिंबल इज़ इन ए फ्लो चार्ट इंडिकेट। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं है, सिंपल सा देखिए पूछा गया है टर्मिनल सिंबल। ठीक है, सिंपल सा आपसे पूछा गया टर्मिनल सिंबल जो होता है आपका, वो फ्लो चार्ट में आपका क्या इंडिकेट करता है, यानी कि क्या दर्शाता है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको टर्मिनल सिंबल का साइन पता होगा कि वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, या किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक चार्ट बनाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं
और तो थोड़ा सा चार्ट समझ लेते हैं। तो पहला चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। ये आपको एक तरह से आप कह सकते हैं रेक्टेंगल के शेप में आपको दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है इंडिकेट करना एनी टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। तो प्रोसेस यानी कि इनपुट आउटपुट आप कह सकते हैं, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो है इसका काम आपका होता है, इंडिकेट करने का काम होता है, ठीक है। नंबर 2 आप दे सकते हैं, देखिए इस प्रकार से सिंबल दिया गया है, कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट और आउटपुट सिंबल, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिंबल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यूज्ड फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और इंडिकेट करता है डेट द कंप्यूटर इज़ टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का काम ये आपका यहाँ पे करता है, ठीक है, जो भी आप डेटा आप इसमें इनपुट कराएंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे एक शेप दिया गया जिसको बोलते हैं डिसीजन। ये जो सिंबल है आपको अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल है, उसका क्या नाम है, ठीक है। इसमें कोई देखिए ट्रिक नहीं चलती है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा अपने माइंड में, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट पर देखने को मिलेंगे। यूज टू आस्क अ क्वेश्चन डैट कैन बी आंसर्ड इन अ बाइनरी फॉर्मेट, यस नो, या फिर आपका ट्रू और फॉल्स, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो आपके डिसीजन फ्लो चार्ट में आएंगे, ठीक है, डिसीजन सिंबल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए कनेक्टर है, ये इस प्रकार से सर्कल के रूप में बना हुआ है, इसको ऐसे कनेक्टर यूज़ किया जाता है इसमें। और ये इसका काम क्या करता है, आपका अलाउ करता है फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉ विदाउट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइंस, और विदाउट अ रिवर्स फ्लो, ठीक है। तो एक प्रकार से आपका ये जो है काम कर रहा है, यहाँ पे अलाउ कर रहा है फ्लो चार्ट को विदाउट आपका जो है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और लाइन, और विदाउट अ रिवर्स लाइन, ठीक है, तो रिवर्स फ्लो। तो बेसिकली ये लाइन वगैरह के लिए यहाँ पे यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, ऐसे कनेक्टर एक से दूसरे सिंबल को कनेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको शो कर रहा है। उसके बाद होता है आपका प्री डिफाइंड प्रोसेस, ठीक है। अब प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या है, यूज टू इन्वोक अ सब रूटीन और एन इंटरप्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ऐसे सबऑर्डिनेट और इंटरप्ट प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद है देखिए यहाँ पे नीचे आता है आपका जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है टर्मिनल। हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था आज के कि टर्मिनल सिंबल इज टर्मिनल सिंबल इन आ फ्लो चार्ट इंडिकेट एंड प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट और डिसीजन। तो ये तभी आपको पता होगा जब आपको ये थ्योरी और इनके एग्जाम्पल बताऊंगे। तो टर्मिनल सिंबल आपने ये देख लिया, इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इंडिकेट करता है द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम। तो स्टार्ट और एंडिंग करने का काम ये आपका करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लो लाइन्स हैं, यहाँ पे ये एरो के रूप में आपकी देखती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फ्लो लाइन्स हैं, इनको बोला जाता है। इनका क्या होता है, शो करना डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, किस डायरेक्शन में आपका डेटा या स्टोर हो रहा है या फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया टर्मिनल सिंबल ये आपका होता है, इसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग को इंडिकेट करना। तो स्टार्टिंग आपका इसमें कहीं दिया नहीं है, तो एंडिंग दिया गया, तो एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका आंसर निकालना है। नंबर 4 पे आ जाइए। अब लिखा गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या है, देखिए अब यहाँ पे कहीं आपको कहीं लिख रहा है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो देखिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको ऐसे थ्योरी समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ कॉन्टिन्यू यहाँ पे चल रही है तो वो हमारी किस में आती है, ऐसे लूप में आती है अधिकतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो करेगा विदाउट एक्सिक्यूटिंग रिमेनिंग स्टेटमेंट टेक कंट्रोल बैक टू स्टार्टिंग लूप, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा एक्सिक्यूट करेगा रिमेनिंग स्टेटमेंट टेक कंट्रोल, और वो कॉन्टिन्यू आपका जो है लूप स्टार्ट कर देगा। तो 4th का जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़, आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। अब स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे क्या है, एक तरह से आपका स्ट्रक्चर आप ऐसे ढांचा कह सकते हैं।
ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग का जो ढांचा होता है वो डिवाइडेड करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो देखिए, कोई स्क्वायर ही बना रहे हैं तो देखिए इसके 4 पार्ट आपस में मिल के इसको बना रहे हैं, तब ये जाके एक स्ट्रक्चर आपका तैयार होता है। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, डिवाइडिंग करता है दी प्रोग्राम इनटू डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल्स में। तो ऑप्शन बन जाएगा 5th का ए, डिवाइडिंग दी प्रोग्राम इनटू डिफरेंट प्रोग्राम मॉड्यूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 6, pseudo कोड्स इज़ यूज्ड फॉर। अब आपके जो pseudo कोड्स और आपके फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में ये लगभग सेम ही पार्ट हैं, बस इनका लिखने का पैटर्न अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ये भी आपका एक तरह से एल्गोरिथम है। तो नंबर 6 है, pseudo कोड्स इज़ यूज्ड फॉर डिनोटिंग दी प्रोग्राम फ्लो। फॉल्स है। प्रोग्राम कोड के लिए ये भी नहीं होगा। फॉर कोडिंग दी प्रोग्राम ये भी नहीं है, जैसे कि ये कोई कोडिंग से संबंधित नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सी वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है। हाँ, अगर pseudo कोड्स इज यूज्ड फॉर टू राइट प्रोग्राम स्टेप्स, यानी कि जो भी प्रोग्राम के स्टेप्स हैं उसको लिखने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे इनपुट हो रहा है, कहाँ पे आउटपुट हो रहा है। तो टू राइट प्रोग्राम बाय स्टेप जो है यूज़ किया जाता है pseudo कोड्स को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है मैक्रो फ्लो चार्ट शो दी। अब मैक्रो फ्लो चार्ट जो आपका होता है वो क्या शो करता है बेसिकली यहाँ पे, तो देखिए लिखा गया आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। आउटलाइन आपका जो है वो शो करता है, और यहाँ पे लिखा गया टू मेक स्ट्रक्चर चार्ट, प्रोग्राम डिटेल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। मैक्रो फ्लो चार्ट का काम होता है आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उसको हाईलाइट करना, यानी कि उसकी आउटलाइन को डिज़ाइन करना। तो आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं कितने आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा गया है आइडेंटेशन इन आ प्रोग्राम। आइडेंटेशन आपका एक प्रोग्राम में क्या होता है बेसिकली ये पूछा गया है। तो आइडेंटेशन आपका किसी प्रोग्राम में होता है, यहाँ पर लिखा गया है इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, या फिर इस कंपलसरी होता है आपका प्रोग्राम में, या फिर बोथ यानी कि दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आइडेंटेशन आपका किसी प्रोग्राम के लिए आपकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट लूप्स आपका जो है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसकी जगह हम उसको क्या कर देंगे, सीक्वेंशियल बेस्ड उसको कर देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट लूप है तो क्या होगा, वो लूप आपका इस प्रकार से इनफाइनाइट होता है, या आपका लूप चलता चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम सीक्वेंशियल बेस में ले आ देंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा सीक्वेंशियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर है, वाइल है, डू वाइल लूप है, इसका अलग अलग काम है। सारे लूप जो आपके हैं पाइथन में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंशियल बेस उसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्राम मॉड्यूल। इसमें से कौन सा आपका नेसेसरी नहीं है आपके प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स मॉड्यूल्स के लिए। तो देखिए क्या है इसमें से, इट परफॉर्म अ सिंगल टास्क, यानी कि ये आपका जो है सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, या फिर आपका है इट इज़ सेल्फ कंटेन होता है, या फिर इट कंटेन सेवरल सब मॉड्यूल्स, या फिर इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। तो देखिए सिंपल सा है, करेक्टर है, ठीक है। करेक्टर ऑफ अ प्रोग्राम मॉड्यूल, किसी प्रोग्राम का करेक्टर आपका जो है वो डिपेंड करता है साइज, स्मॉल इन साइज, कितना उसका जो साइज है वो उस पर मैटर आपका करता है, ठीक है। तो लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरली अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपने आंसर आप ज़रूर लिखते जाइएगा नीचे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब इसमें से कौन सा जो है बेनिफिट आपका नहीं है किसके लिए, एज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के संदर्भ में, जैसे कि इट इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, यानी कि इसमें से क्या बेनिफिट नहीं है वो आपको बताना है।
तो देखिए ये आपका प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, या फिर इट अलाउ करता है आपका फॉर क्रिएशन ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क के लिए, या फिर आपका अलाउ करता है वन प्रोग्रामर टू डू जॉब फॉर मैनी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक जो बेनिफिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट, ठीक है, कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो देखिए ये आपका रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को भी, और ये आपका अलाउ करता है सर्टेन क्रिएशन ऑफ आ लाइब्रेरी फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क के लिए भी। लेकिन ये आपका जो है अलाउ नहीं करता है वन प्रोग्राम को परफॉर्म को टास्क करने सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि सेम समय में बहुत सारे प्रोग्राम को, एक से ज़्यादा प्रोग्राम को ये टास्क करने के अलाउ नहीं देता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, और यही इसका आंसर सही भी हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कौन सा बेनिफिटर नहीं है, तो ये वाला डी। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए लिखा गया है द मेन मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम कंटेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट कॉल मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूट आफ्टर कॉल बी। तो आफ्टर कॉल बी के बाद आपका कौन सा मॉड्यूल यहाँ पे एक्सिक्यूट होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, कॉल मॉड्यूल ए, कॉल मॉड्यूल सी, और द फर्स्ट स्टेटमेंट इन मॉड्यूल बी। तो बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें ऑप्शन जो होगा एक्सिक्यूट कॉल मॉड्यूल बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर कॉल बी। तो आफ्टर कॉल बी के बाद आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या दिया है, मॉड्यूल ए, और कॉल जब कर रहे हैं मॉड्यूल बी को, तो आफ्टर एक्सिक्यूटिंग मॉड्यूल बी के बाद जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका मॉड्यूल बी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इन हो जाएगा आपका मॉड्यूल बी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड आफ्टर ऑल स्टेटमेंट इन मॉड्यूल बी हैव बीन कैरिड आउट इन अबव क्वेश्चन। तो देखिए जब सारे स्टेटमेंट को हम मॉड्यूल बी में यहाँ पे कैरिड आउट कर ले रहे हैं स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे वो कॉल करेगा मॉड्यूल ए को या फिर मॉड्यूल सी को, या फिर पहला ही स्टेटमेंट जो आपका है वो मॉड्यूल सी में एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो इसमें देखिए हो जाएगा ऑप्शन स्टेटमेंट इन एक्सिक्यूट आफ्टर ऑल स्टेटमेंट इन मॉड्यूल बी। तो सारे स्टेटमेंट अगर हमने बी में बुला लिए हैं तो यहाँ पे फिर हमारे पास कैरिड आउट हो जाएगा, कॉल कर देगा मॉड्यूल नंबर सी को, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि बी के बाद यहाँ पे सारे मॉड्यूल इसमें बुला लिए गए हैं, ठीक है। तो कॉल कर लेगा मॉड्यूल सी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 में आपका बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है आपके स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का, तो आप बता सकते हैं डिज़ाइन द प्रोग्राम इन टॉप डाउन मैनर। तो इसमें जो है आपका डिज़ाइन, जो भी प्रोग्राम की डिज़ाइन है वो टॉप डाउन मैनर में आपका स्ट्रक्चर प्रिंसिपल आपका, जिसका रूल जो है आप कह सकते हैं नहीं होता है, ठीक है। बाकी रूल्स आपके जो हैं सही हैं, जैसे कि ये आपका जो है ईच प्रोग्राम जो है मॉड्यूल करता है एज ए सीरीज़ ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, और कोड करता है प्रोग्राम को टू डैट इट रन करेक्टली विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिज़ाइन द प्रोग्राम इन अ टॉप डाउन मैनर ये आपका जो है इसमें नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ए स्ट्रक्चर प्रोग्राम में आता है। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, नंबर 5। तो आप बता सकते हैं प्रोसेस, दी प्रोसेस आपका जो है वो नॉट अ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे थ्योरी दी गई है, आपका क्वेश्चन है प्रोसेस, तो प्रोसेस ये है, प्रोसेस का काम क्या होता है, इंडिकेट करना होता है एनी टाइप ऑफ इनिशियल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेस और मेमोरी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कौन सा नॉट अ बेसिक कंट्रोल, इसमें बेसिक कंट्रोल आपका जो है वो दी प्रोसेस के अंतर्गत नहीं किया जाता है। नंबर 6 पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल आने की रूल नहीं है गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल का, तो आप बता सकते हैं नंबर 6
इसका जो आंसर बन जाएगा, बताइए क्या होना चाहिए। ये आपका जो है प्रोवाइड करता है अ वेलकम मैसेज, ठीक है। प्रोवाइड अ वेलकम मैसेज जो है वो इसका नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 6 का बी, ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए, इजी क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे आपके आंसर दिए गए हैं, आप लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं या कमेंट में नीचे बता सकते हैं ABCD कौन सा आपने किया। और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, रिपीट होंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपको चैनल पे भी देखिए प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है, वहाँ पे आप जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यह प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पे MCQs आपके लिए अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेथड विच यूजेस अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टू कंप्लीट अ टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू एंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पे एंड हो, देखिए इनिशियल स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट और एंड हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट और एंड का टास्क यहाँ पे किया जा रहा है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ये समझना है, स्टार्ट और एंड का जब टास्क किया जा रहा है तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो रहा है किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका एज ए फ्लो चार्ट के अंतर्गत उसको लिया जाता है, ठीक है। या फिर एल्गोरिथम या फिर A एंड B। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये समझना है मेथड कौन सा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है एज ए लिस्ट और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टू कंप्लीट स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन इनिशियल स्टेज। तो आप बता दीजिएगा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि जो कि फ्लो चार्ट। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 बोला गया है द चार्ट डेट कंटेन ओनली फंक्शन फ्लो एंड नो कोड इज कॉल्ड। अब देखिए आपको यहाँ पे कोई चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसमें से ओनली फंक्शन फ्लो हो रहे हैं, आपके कोड उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो वो आपका किस प्रकार से कहलाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड चार्ट। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड चार्ट। जैसे कि आपका ये हो गया, इस प्रकार से आपने इसमें कोड लिखा, कुछ लूप लगाया, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा कोड इस प्रकार से। तो ये आपका स्टार्ट एंड प्रोग्राम बन रहा है। इसमें कोई आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं, आप इसमें डिफाइन करेंगे 2+2 का प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं इस प्रकार से, वो आप एज ए स्ट्रक्चर्ड चार्ट के रूप में उसको डिफाइन करेंगे। नंबर 3 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल, ठीक है। इसमें कौन सा जो फंक्शन है वो आपका प्रोग्रामिंग टूल के अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हैं नंबर 3 है। इसमें जो आ जाएगा प्रोग्रामिंग टूल के अंतर्गत आपका पिसूडो कोड्स आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो है डिसीजन सिंबल के अंतर्गत भी आप जो है इसमें प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, बोथ B एंड C, बोथ B एंड C इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम, सीक्वेंशियल बेस्ड, डिसीजन बेस्ड या फिर टाइम शेयरिंग बेस्ड। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पे नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी जो है आपका यूज़ नहीं किया जाता है ऐसे स्ट्रक्चर्ड आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाइए। एक्सिक्यूशन ऑफ 2 or more प्रोग्राम बाय अ सिंगल CPU इज़ नोन एज एक्सिक्यूशन और 2 or more प्रोग्राम बाय अ सिंगल CPU इज़ नोन एज। तो आप बता सकते हैं इसमें हो जाएगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला जाएगा 2 से ज़्यादा प्रोग्राम सिंगल CPU में अगर आप रन करा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्क, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग। नंबर 6 है आ स्ट्रक्चर चार्ट इज़। आपका एक स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है वो क्या होता है, तो आप बता सकते हैं वो आपका एक हायरार्किकल पार्टीशन होता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, देखिए राइट आंसर हो जाएगा आ हायरार्किकल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम। आपका एक स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, एक आपका हायरार्किकल पार्टीशन होता है आपके प्रोग्राम का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर C। नोट करते जाइए, क्वेश्चन अच्छे हैं, समझते जाइए। नंबर 7 पे आ जाइए। इन स्ट्रक्चर्ड चार्ट मॉड्यूल आर डिस्क्राइब्ड एज।
अब स्ट्रक्चर चार्ट जो आपका होता है वो किस तरह के शेप में आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो आप बता सकते हैं। चलिए अगर हम आपको शेप पे लेके चलें तो क्या कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो देखिए स्ट्रक्चर चार्ट है, ठीक है, तो इसमें तो हमको वो शेप नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, और नीचे देखते हैं कहीं पे अवेलेबल है क्या। तो देखिए इसमें कहीं फ़िलहाल मेंशन नहीं किया गया है वो चार्ट। मैं फिलहाल आपको फिर भी आपको ऑप्शन में बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर चार्ट जो आपका होता है वो बेसिकली किस में डिस्क्राइब किया जाता है, इन एज ए ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल शेप में आपका जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें ट्राइंगल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड वाइल। सीक्वेंस लॉजिक जो है वो आपकी यूज नहीं होती है किसमें, सीक्वेंस लॉजिक आपकी जो है गिविंग आउटपुट ऑफ द यूज़र, जब हम यूज़र से आउटपुट लेते हैं तो उस समय जो है हमारे पास सीक्वेंशियल बेस्ड लॉजिक यूनिट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी इनपुट यूज़र को तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपेयर कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं टू नंबर को तो वहाँ पे सीक्वेंशियल लॉजिक आपका जो है यूज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका आउटपुट ले रहे हैं टू द यूज़र के लिए तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा। नंबर 9 पे आ जाइए। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर। तो फ्लो चार्ट आपके जो है और एल्गोरिथम में यूज़ किया जाता है बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, ईजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, या फिर एफिशिएंट कोडिंग के लिए। तो देखिए नंबर 9 है यहाँ पे। और देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है इसमें, 3 ही ऑप्शन होंगे, ऑल ऑफ दी अबव है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेटर प्रोग्रामिंग राइट आंसर हो जाएगा, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग राइट आंसर हो जाएगा, और एफिशिएंट कोडिंग। तो ये तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, और एफिशिएंट कोडिंग के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने बताया आपका जो एल्गोरिथम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। क्या हम उसमें रन करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग तो लिखते हैं, कोई भी आपका जो है एल्गोरिथम होता है उसमें हम किसी भी कोड का प्रोग्राम उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अच्छे क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे सारे सेट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पिक्टोरियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर फॉर्म में है, ठीक है। पिक्टोरियल यहाँ पे लिखा गया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका किस में होता है पिक्चर के रूप में, तो फ्लो चार्ट में होता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसा कि आपका स्टार्ट हो रहा है इस प्रकार से ये सारा आपका किस रूप में है, फ्लो चार्ट के रूप में है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एज ए फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू इंडिकेट ऑल अर्थमेटिक प्रोसेसिंग और एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग। तो ये कौन सा सिंबल में ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। प्रोसेसिंग के अंदर जो हम एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से संबंधित जो भी आपके अर्थमेटिकल प्रोसेस जो भी होते हैं वो हमारे प्रोसेसिंग के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लो चार्ट डेट आउटलाइन एंड मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है नंबर 3, बताइए। फ्लो चार्ट आउटलाइन है आपका, ठीक है। तो इसका जो मेन सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम आपका है वो एज ए माइक्रो फ्लो चार्ट होगा, या फिर मैक्रो फ्लो चार्ट होगा, या फिर खाली फ्लो चार्ट होगा, या फिर एल्गोरिथम होगा। नंबर 3 है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे काउंट करेंगे मैक्रो फ्लो चार्ट में, ठीक है। किस में काउंट करेंगे, एज ए मैक्रो फ्लो चार्ट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पे आ जाइए। A flow chart that outlines with all detail is called as। अब देखिए आपका एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, जिसमें कि आउटलाइन है, विद ऑल डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है। तो उसको फिर हम किस प्रकार से देखेंगे या पहचानेंगे, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो फ्लो चार्ट, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा, माइक्रो फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
माइक्रो फ्लो चार्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका देखिए दिया गया नंबर ए, माइक्रो फ्लो चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 बोला गया है पिसूडो कोड्स इज़ आल्सो नोन एज, तो पिसूडो कोड्स का फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछा गया, तो आप बता सकते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 बोला गया है पिसूडो कोड्स एम्फेसाइज ऑन, तो पिसूडो कोड्स आपका एम्फेसाइज किस पे डिपेंड होता है, डेवलपमेंट पे, कोडिंग पे, डिज़ाइन पे या फिर डिबगिंग पे। तो नंबर 6 है इसमें हो जाएगा पिसूडो कोड्स में हम जो क्या करते हैं एम्फेसाइज डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी डिज़ाइन। उसके बाद है नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिसूडो कोड्स इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे आर टू बी परफॉर्म्ड। सिंपल समझें, यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पिसूडो कोड्स, कौन सा पिसूडो कोड्स है जो कि इंस्ट्रक्शन करता है और रिटर्न करता है इन ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस दे आर बी परफॉर्म्ड, लॉजिक यानी कि सिलेक्शन लॉजिक में, सीक्वेंस लॉजिक में, इटरेशन लॉजिक में या फिर लूपिंग लॉजिक में। इसमें लॉजिक आपको बताना कौन सा यूज़ होगा बेसिकली, तो आप बता सकते हैं इंस्ट्रक्शन करना है, रिटर्न करना है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में लेना है तो हम सीक्वेंस लॉजिक के अंतर्गत इसको लिखेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, सीक्वेंस लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक इज़ यूज टू प्रोड्यूस लूप्स इन प्रोग्राम लॉजिक व्हेन वन और मोर इंस्ट्रक्शन may be executed several times depending on some condition। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है, अगर कोई लॉजिक यहाँ पे यूज किया जा रहा है, किसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है लूपिंग इन प्रोग्राम में, जो कि लॉजिक कर रहा है वन और एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को और एक्सिक्यूट कर रहा है सेवरल टाइम्स और डिपेंडिंग कर रहा है सम कंडीशंस को, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन 8 है उसको हम लोग बोलेंगे इटरेशन लॉजिक। इसको क्या बोलते हैं, इटरेशन लॉजिक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्शन लॉजिक आल्सो कॉल्ड एस, तो सिलेक्शन लॉजिक आपका जो है वो कैसे देखा जाता है, डिसीजन लॉजिक के रूप में देखा जाता है। सिलेक्शन लॉजिक आल्सो इज कॉल्ड डिसीजन लॉजिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, डिसीजन लॉजिक। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्लानिंग टूल अलाउ द प्रोग्रामर टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक बाय रिटर्न प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन आ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन समझे पहले, क्वेश्चन अगर नहीं समझेंगे तो आंसर आप नहीं बना पाएंगे। सिंपल सा है, देखिए बोला जा रहा है कौन सा फॉलोइंग प्रोग्राम है जो कि प्लानिंग टूल, अभी आपको मैंने बताया था ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्लानिंग टूल को लेकर, जो कि अलाउ करता है आपको प्रोग्रामिंग टू प्लान करने के लिए प्रोग्राम को लॉजिक बाय रिटर्न इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन की तरह लिखने में या फिर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखने के लिए। तो ये किस में किया जाता है, बिना कोडिंग के पिसूडो कोड्स के माध्यम से। तो आप बता सकते हैं पिसूडो कोड्स आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं और इसमें देखते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया एल्गोरिथम इज़, एल्गोरिथम आपका क्या होता है, तो एल्गोरिथम इज़ आ सोर्स फाइल होती है, क्या होती है आपकी, एक सोर्स फाइल होती है। अब इसमें लिखा गया एल्गोरिथम इज़ आ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो एल्गोरिथम इज़ आ सोर्स फाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बोला गया है काइट बॉक्स इन फ्लो चार्ट इज़ यूज फॉर, तो काइट बॉक्स का यहाँ पे बेसिकली फ्लो चार्ट में यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो आप बता सकते हैं नंबर 2 डिसीजन के लिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन सिंबल के लिए काइट बॉक्स फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम, इसमें से कौन सा जो है अच्छा एल्गोरिथम नहीं है आपके लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आप बता सकते हैं प्रिसाइज, एम्बिगियस या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप या फिर लॉजिकल फ्लो ऑफ कंट्रोल। नंबर 3 है यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज़। आप देखिए डायग्रामेटिक यानी डायग्राम आपका बना है, रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम ऑफ एन एल्गोरिथम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किस नाम से पहचानेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, डायग्राम वगैरह संबंधित यहाँ पे जो भी चार्ट आपको प्रेजेंट किए जाएंगे वो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। गो टू स्टेटमेंट देखिए, अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट पूछा गया था, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और इसमें देखिए गो टू स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। तो गो टू स्टेटमेंट का काम बेसिकली होता है आपका जंप, यूज टू जंप द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जंप करेगा आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 4-5 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो कहीं पे भी जंप करके वो उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो गो टू स्टेटमेंट का काम यही होता है, यूज टू जंप द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, भाई या मित्र हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे डेली अब आपको एक क्लासेस प्रोवाइड करें, इवनिंग में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 6 से 7 के बजे के बीच में, आप इसको देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा क्लास हो सके, हम प्रॉमिस तो नहीं करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, हो सकता है इसी का पार्ट 2 आ जाए या फिर चैप्टर 2 पे आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।